Hello students. Now today we are taking the new chapter Human Eye and a Colorful World. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से डिफेक्ट ऑफ विजन हर साल आते हैं। आपके 3 टाइप के डिफेक्ट्स दे रखे हैं कोर्स के अंदर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तीनों में से एक डिफेक्ट आपका आना ही है, श्योर है। और इसके लास्ट पार्ट में चैप्टर में दे रखी है रीजनिंग दे रखी है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है हमें, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, इस टाइप की कुछ रीजनिंग दे रखी है। और ये रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो 2 क्वेश्चन हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे ही छोटा सा चैप्टर और सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब हम ये चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक आपका नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका वो होता है जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकें, उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे आपका माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, यहां तक कि हम अपने स्पेक्स लगाते हैं, भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। और ह्यूमन आई ये हमारे एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। नेचुरल मतलब कि हमें ऑटोमेटिक भगवान ने दिया हुआ है। हमारी जो सेंस ऑर्गन है उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट है जो ह्यूमन आई है, ये हमारी आई है, ये एक उस पर वर्क करती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। हमने इससे वाले पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है और रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है। रिफ्रैक्शन पे काम करती है जिससे लाइट रेस हमारी पूरी आई से होते हुए अंदर पास होते हुए चली जाती है, जिसके कारण हम इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को आसानी से क्लियर देख पाते हैं। ह्यूमन आई हमारा अभी मैंने बताया सेंस ऑर्गन है, और ये आपकी एक स्फेरिकल बॉल होती है, बॉल शेप में होती है। और इसका जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होने से, और ये हमारी एक आई सॉकेट, ये अंदर सॉकेट्स होते हैं बाहर, इसके अंदर ये सिचुएटेड होती है, फिट होती है। इसके बाद हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने ह्यूमन आई का आपका आउटलाइन डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले हमारी कॉर्निया आती है, ये कॉर्निया देखो, यहाँ पे कॉर्निया ये पार्ट है हमारा कॉर्निया, और कॉर्निया ये हमारी आउटसाइड ये है। तो इस कॉर्निया को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये आपकी आई की आउटर मोस्ट पार्ट है। इट इज बल्जिंग आउटवर्ड, ये बाहर की साइड में उभरी हुई है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है जिसके कारण सारी लाइट रे इसमें से अंदर पास होती है। तो ये पार्ट हमारा कॉर्निया कहलाता है। मैंने एरो से इस कॉर्निया को यहाँ पे लोकेट कर रखा है। कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड ये वाला पार्ट जो ये बना हुआ है, ये वाले पार्ट, ये हमारा पार्ट कौन सा आ जाता है? आइरिस आ जाता है। सबसे पहले हमने कॉर्निया डिस्कस किया, कॉर्निया के बाद में हमारा ये पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइरिस। आइरिस जस्ट बिहाइंड होता है हमारे कॉर्निया के। आइरिस के बीच में, ये आइरिस है, इसके बीच में एक होल दिखाई दे रहा है, इस होल को हम प्यूपल कहते हैं। ये आपका होल और ये आपकी प्यूपल आई। तो 3 पार्ट्स की हमने पोजीशंस देख ली है डायग्राम के अंदर कि कॉर्निया हमारा कहां पर है, आइरिस हमारा कहां है, और हमारे प्यूपल कहां पर है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम, ये जो बीच में है ये आपकी आई लेंस होती है। आई लेंस भी कहते हैं, लेंस भी कहते हैं, और इसका शेप आपका कॉन्वेक्स का होता है। ये प्रोटीन्स की बनी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इस आई लेंस को जो पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, इस पार्ट को हम सीलरी मसल्स कहते हैं। आई लेंस, जैसे ये आई लेंस है, इसको ऐसे पकड़ के रख रखी है, इसको ग्रिप करके रख रखा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सीलरी मसल्स कहलाएगी। ये आपका सीलरी मसल्स है, ये सीलरी मसल्स है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड आपका जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसके कारण हमारी किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये जो आई होती है, इसके बीच का जो पार्ट है कॉर्निया और आई लेंस, कोलैप्स ना हो, आपस में एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, तो उस फ्लूइड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर वो फ्लूइड कहलाता है। आई लेंस और ये जो आपका पार्ट है पूरा रेटिना, इसके बीच में एक और अलग फ्लूइड बना रहता है, वो भी जेली लाइक फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड आपका विट्रस ह्यूमर कहलाता है। ये भी इसका भी वही सेम फंक्शन है कि किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये हमारी जो ये इतना पार्ट है ये कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको ये बना के रखता है। इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आई में आपके मेन 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है।
आउटर मोस्ट लेयर को स्क्लेरोइड कहते हैं हम, स्क्लेरोइड, और इनर मोस्ट लेयर को हम कोरोइड कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये हमारी एक आपकी स्क्रीन होती है, ये पूरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन होती है और इस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। यहां पे हमारी कुछ नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स हैं, ये नर्व्स हमारी इमेज सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो नर्व्स हमारे ब्रेन सिग्नल तक पहुंचाने का काम करती हैं उन नर्व्स को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और जहां पर ये नर्व्स आपस में मीट करती हैं वहां पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसा पॉइंट आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इस रेटिना पर एक और पॉइंट होता है, इसके आई के सेंटर पर, रेटिना के यहां पर एक और पॉइंट होता है जिसको हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। वहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण वहां पर इमेज की क्लियरिटी बहुत साफ दिखाई देती है, उसको हम येलो स्पॉट कहते हैं। तो हमने कुछ ह्यूमन आई की आउटलाइन डायग्राम बनाकर उसके पार्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया है। अब एक एक पार्ट लेंगे और उन सब पार्ट के हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया जो आई बॉल है इसका डायमीटर ध्यान रखना 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर का। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं, इट हैज टू लेयर्स। इसी आई की दो लेयर्स होती हैं, एक स्क्लेरोटॉइड और एक आपकी कोरोइड। नेक्स्ट लेयर है फंक्शन ऑफ स्क्लेरोइड। स्क्लेरोइड अभी मैंने बताया था आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये व्हाइट फाइबर्स की होती है और इसका फंक्शन होता है जितने भी हमारे आई के अंदर पार्ट्स होते हैं इन सब पार्ट्स को ही प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोइड, इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका जो मेन फंक्शन है ये अंदर से डार्क होती है और डार्क होने के साथ साथ में इसके अंदर कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होता। Now we are taking the first part cornea। अभी मैंने आपको बताया था कॉर्निया हमारा ये फ्रंट पार्ट होता है आई का सबसे, और ये बल्जिंग आउटपुट होता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इट इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड, कॉन्वेक्स इन शेप। ये बाहर की साइड उभरा होता है और उसका शेप कॉन्वेक्स होता है। इस कॉर्निया का फंक्शन क्या है? जितनी भी लाइट आपकी यहां से एंटर होगी सारे लाइट्स को ये कन्वर्ट करेगा और अंदर कन्वर्ट करके ये पास कराता है। और इस कॉर्निया को हम विंडो ऑफ द आई भी कहते हैं, आई की विंडो भी कहते हैं इस कॉर्निया को। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। आइरिस कॉर्निया के बिहाइंड होता है और इस आइरिस का काम क्या है? जो आपका ये प्यूपल है, ये होल है इस आइरिस के बीच में, इसके साइज को कंट्रोल करता है। साइज को कंट्रोल, कभी ज्यादा कभी कम, साइज को कंट्रोल करने का ये काम करता है। इसका आइरिस का ये फंक्शन है। नेक्स्ट अब लेते हैं हम, Now we are taking the third point pupil। pupil अभी मैंने आपको बताया था जो ये आइरिस है इसके बीच में खोल होता है उसको हम pupil कहते हैं। और ये pupil आपका ब्लैक कलर का होता है, इट इज इन ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का इस वजह से होता है क्योंकि इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट रेस को सारी कोई एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कोई ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट फॉल होती है और वो लाइट को सारी को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें ब्लैक कलर में दिखाई देता है। तो इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका काम क्या होता है? It controls and regulate the light entering the eye। जो लाइट हमारे अंदर इंटर कर रही है आई के अंदर, इसको कंट्रोल करेगा और उसको रेगुलेट करेगा आई में एंट्री होने के लिए। आई लेंस, ये हमारी आई लेंस है, ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है, कॉन्वेक्स शेप होती है और ट्रांसपेरेंट इसका मीडियम होता है। ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है और उसको वो जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्रोटीन्स होता है। इसका मेन फंक्शन क्या आई लेंस का? ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम था, हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग लेंस। तो लाइट रेस को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। जितनी भी लाइट रेस यहां से आ रही हैं इन सबको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके रेटिना पर एक पॉइंट पर मीट करा देता है जहां पर हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन क्या था? नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या था कॉन्वेक्स लेंस का? इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमारे यहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है इस पर रेटिना पर, जो इसका फंक्शन है किसका? आई लेंस का। नाउ सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं, उनको हम सीलरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स व्हिच होल्ड द आई लेंस। इनका फंक्शन क्या होता है सीलरी मसल्स का? ये आपकी जो आई लेंस की फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करती हैं। आई लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। इसका मतलब हम दूर के ऑब्जेक्ट और नजदीक के ऑब्जेक्ट को आसानी से क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेटिना। ये
आई का सबसे बैक पार्ट होता है, इसको स्क्रीन ऑफ द आई भी कहते हैं। इस रेटिना पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पर, वो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना पर आपके लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। और ये जो रॉड्स और कोन्स हैं, ये आपके रॉड्स होता है आपकी लाइट की इंटेंसिटी को में यूज आता है, और कोन्स जो होता है वो डिफरेंट कलर्स को देखने में यूज आता है। फंक्शन क्या है रेटिना का? एज सून एज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इट लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन रेटिना सेंड्स इमेज इंपल्स टू द ब्रेन। जैसी रेटिना पर इमेज बन जाएगी, उस इमेज को ये आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, किसके लिए? ब्रेन के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। रॉड्स का भी मैंने बता दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कोन्स का है जो डिस्टिंक्ट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसको देखने में हमारी हेल्प करता है कॉन्सेप्ट। एक चीज ध्यान रखनी है, कौन जो सेल्स होते हैं वो आपके डिम लाइट में काम नहीं करते। येलो स्पॉट रेटिना पर नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ द आई कहेंगे। इसमें एक पॉइंट होता है रेटिना पर, उस पॉइंट पर एक क्लियर इमेज फॉर्मेशन होती है, वही पॉइंट आपका येलो पॉइंट कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है कि इस पॉइंट पर एक स्पेशलाइज्ड सीइंग थिंग्स विच हाईएस्ट क्लियरनेस और विजुअल एक्यूटी, मतलब कि यहां पर आपका ये ऐसा पॉइंट है जो एक इमेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है, और इमेज की क्लियरिटी हमें एक्यूटी दिखाई देती है। ब्लाइंड स्पॉट मैंने बताया था, जैसे ये हमारी ह्यूमन आई थी, यहां पर ये होल हो गया, यहां पर ये आपकी नर्व्स अराइज कर रही है, जो ये होल है इसको डिस्क भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? डिस्क। तो इसको यहां पर कोई इमेज बनेगी नहीं आपकी, तो यही पॉइंट आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, इसी को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है ब्लाइंड स्पॉट का? जो भी आपके इट अलाउज ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स को अलाउ करता है इमेज इंपल्स को रेटिना से ब्रेन के लिए, ये इसका फंक्शन है। ऑप्टिक नर्व्स इज फॉर्म्ड बाय द नर्व फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से जो नर्व्स आती हैं उनको ऑप्टिक नर्व्स करते हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और ये जो आपके ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन है, ये नर्व्स को, ये जो हमारे इमेज सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में ले जाती है, और ब्रेन में हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फिर वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन में क्लियर देख पाते हैं उसको। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर। जो हमारी कॉर्निया है और आईलेंस है, उसके बीच में जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसका फंक्शन होता है कॉर्निया और आईलेंस के बीच के जो पार्ट को किसी भी एटमॉस्फेरिक चेंज के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उनको कोलैप्स ना होने दें। और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट रे को अंदर पास करने में ये हेल्प करते हैं। इसमें से वाटरी लिक्विड भी धीरे धीरे निकलता रहता है, फ्लो होता रहता है, जिसके कारण जैसे ही हम पलक मारते ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी आंखें गीली गीली सी रहती हैं, इसी के कारण रहता है। नेक्स्ट है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर आपका एक दूसरा फ्लूइड है जो रेटिना और आईलेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी आपका जेली लाइक होता है, और ये इसके जो वो पहले वाला एक्वस ह्यूमर जिस पार्ट में भरा रहता है उसको एंटीरियर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण किसी भी सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसके अंदर हमारा लिक्विड भरा हुआ विट्रस ह्यूमर, वो अंदर कोलैप्स ना हो जाए। और ये भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, हमारी इमेज को, जो इमेज की फोकस है उसको अंदर रेटिना पे पहुंचाने की काम करता है, रेज को पहुंचाने का रेटिना पर काम करता है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई की वर्किंग क्या है? वर्किंग के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पार्ट था ह्यूमन आई का, वहां से लेकर रेटिना, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व से कहां पे इमेज पहुंचती है? हमारी ब्रेन पर। ये सारे पार्ट्स को धीरे धीरे एक एक करके मेंशन करना है। आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफी डिटेल में इसमें लिख रखा है। सबसे पहले हमारी जो लाइट है, और वो आपकी इंटर करती है किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। All light coming to human eye enters through cornea and pass through pupil and falls on the eye lens. कॉर्निया, लाइट रे आई कॉर्निया पर, कॉर्निया से कहां पर फॉल होगी? वो प्यूपल पे, और प्यूपल से कहां पर पास होगी? आई लेंस पर। आई लेंस क्या करेगा? सारी लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके वो लाइट रेस को आगे पहुंचाएगा रेटिना पर, और रेटिना पर हमारी इमेज कैसी जाएगी? रियल इन्वर्टेड। रेटिना पर हमारी इमेज कैसी बन जाती है? रियल इन्वर्टेड बन जाती है। जो उसकी फोकल लेंथ होती है हमारी आई लेंस की, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है,
और उसकी जो एडजस्ट करने का हेल्प हमारा कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है, जिससे उसकी रेटिना पर इमेज एक क्लियर बन सके। इमेज फाउंड ऑन रेटिना इज कैरीड आउट टुवर्ड्स द ब्रेन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लाइट सेल्स। अब हमारी जो रेटिना है उसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स और कॉन्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, उस लाइट की इंटेंसिटी को, इमेज जो बन रही है उस इमेज के कलर को, उसकी क्लियरनेस को हमें क्लियर करती है, और ऑप्टिक नर्व की हेल्प से वो सिग्नल्स जाकर ब्रेन में पहुंच जाते हैं और ब्रेन में जाकर वो चीज हमें क्लियर दिखाई देती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपल। आइरिस और प्यूपल का क्या है, हमने अभी पहले पढ़ा था। आइरिस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कैसे करता है, अगर सपोज हम धूप में चले जाते हैं, सन की लाइट में चले जाते हैं, तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमारा जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब वो हमारा प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसमें जो लाइट की अमाउंट इंटर होगी वो कैसी होगी, कम होगी। हम कभी सनलाइट में जाते हैं तो देखते हैं हमारी आंखें खुल नहीं पाती, हम खोलने की कोशिश करें बहुत कम खुल पाती है, और सन की साइड में देखें तो आंखें बिल्कुल एकदम से बंद होने लगती है। तो इसका मतलब वहां पे लाइट की इंटेंसिटी हमारी कैसी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। अगर हम छाया वाले पार्ट में आ जाते हैं, शेडो वाले पार्ट में आ जाते हैं, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। जब लाइट की इंटेंसिटी है तो हमारा प्यूपल एक क्लियर एक्सपेंड हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, और जब प्यूपल हमारा ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तो लाइट का जो अमाउंट है उसके अंदर जो आएगा वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, और ज्यादा आने पर हम किसी ऑब्जेक्ट को फिर आसानी से क्लियर देख पाते हैं। ये आपने देखा होगा, जो शेडो वाले अपने कमरे में बैठे रहते हैं, शेडो किसी छाया में बैठे रहते हैं, रूम में बैठे रहते हैं, किसी और जगह पर ऐसी पे बैठे रहे जहां पे सन की लाइट ना हो, तो उसमें आंख हमारी नॉर्मल आराम से खुलती है और हर चीज को हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। और सन की लाइट में चले जाएं तो उन चीजों को हम क्लियर आसानी से देख तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंखों में स्ट्रेस होता है, आंखें बिल्कुल हमारी धीरे 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 हाफ पार्ट में खुलती हैं क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है। तो कॉन्टैक्ट हमारे जो ये प्यूपल है वो हमारा क्या हो गया, उस पार्ट में कॉन्टैक्ट हो चुका है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होता है, आंख की एबिलिटी जो नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकें, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकें अपनी रेटिना पर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। फार पॉइंट, आंख से कितनी ज्यादा दूर है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम क्लियर देख पा रहे हैं। तो हर आई का अलग अलग होता है ये फार पॉइंट, इसलिए फार पॉइंट आपका क्या होता है, इंफिनिटी होता है। द फारथेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। नियर पॉइंट, आंख के कितने नजदीक रखे हम किसी ऑब्जेक्ट को जो क्लियर देख पाए। तो एडल्ट है, एडल्ट में हम जाकर आते हैं सारे, तो एडल्ट का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब जैसे ये हमारी किताब है और इतनी दूरी हमारे 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर आराम से देख सकते हैं, तो इसी को हम नियरेस्ट पॉइंट कहते हैं। एक आता है डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है। ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस अभी हमने डिस्कस कर लिया, एडल्ट का 25 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस एक नॉर्मल आई का उस ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आई से हम कितनी दूरी पे रखें उसको हम क्लियर देख सकें। तो ये जो डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन डिस्टिंक्ट विजन को हम अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे स्मॉल बेबीज हैं, उनका जो नियर पॉइंट होता है 7 सेंटीमीटर होता है, बहुत नजदीक की चीज को क्लियर देख सकती है। एडल्ट का, हमारा जो एडल्ट है उसका जो ये डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो आपका नियर पॉइंट था। और जो आपके अबव 55 ईयर्स हो जाते हैं उसका जो नजदीक देखने की दूरी होती है, कम से कम कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो उनका 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से डिस्टिंक्ट विजन को हम अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे कोर्स में 3 टाइप के डिफेक्ट्स दे रखे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है। मायोपिया के हमारे जो डिफेक्ट है इसका एक और नाम है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। देखो मैंने अपनी तरफ से याद करने का तरीका बना रखा है, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक डिफेक्ट आना ही आना है, हर साल आता है।
और बच्चे ज्यादातर मायोपिया की चीज को हाइपरमेट्रोपिया में लिख देते हैं और हाइपरमेट्रोपिया वाली चीज को मायोपिया में लिख देते हैं। तो एक छोटी सी मैंने तरीका अपने हिसाब से बना रखा, आप उसको फॉलो कर लो तो बेटर है और याद करने में इजी रहेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप आपस में एक दूसरे की डेफिनेशंस में। जैसे मायोपिया है, मायोपिया की स्टार्टिंग एम से हो रही है और नियर साइटेडनेस की स्टार्टिंग एन से। इसका मतलब एम एन, मायोपिया नियर मतलब कि नजदीक, नियर का मतलब क्या हुआ नजदीक। इससे हम ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जो नजदीक की चीज है, जो ब्रैकेट में चीज लिखी है ये मैंने ब्रैकेट में नजदीक, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक की चीज हमें दिखाई देगी और जो इसके अंदर नहीं वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। सबसे सिंपल याद करने का तरीका। तो इसमें मायोपिया, नियर साइटेडनेस, एम के बाद में एन आया, नजदीक की चीज दिखाई देगी, दूर की चीज दिखाई हमें नहीं देगी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली मतलब कि मायोपिक जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर आदमी नजदीक की चीज को आसानी से देख पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता। इस केस के अंदर जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? रेटिना के पीछे। कॉज क्यों होता है? सबसे पहला कॉज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस या शॉर्ट फोकल लेंथ। सेकंड कॉज है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इनको कॉज को लेते हैं। ये हमारी डिफेक्टिव आई है, जो ये डिफेक्टिव आई मैंने बना रखी है। अब इस डिफेक्टिव आई में देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये डिस्टेंस से आ रहा है, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कहां पर डिस्टेंस? इंफिनिटी पे, हमें डिस्टेंस पर्टिकुलर पता नहीं है। ऑब्जेक्ट की रेज आ रही पैरेलल और इमेज इसमें रेटिना के सामने बन रही है, लेकिन रेटिना पर नहीं बन रही, रेटिना के सामने बन रही, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये डिफेक्ट कैसे हुआ? रेटिना के सामने। हमारी जो आई बॉल था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है बर्थ के टाइम में या कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई डिजीज आ रही है तो उसके कारण, आई की डिजीज है पीढ़ी दर पीढ़ी में, तो उसके कारण भी हमारी जो आई बॉल है इलोंगेट हो जाती है। भाई जो आई लेंस है वो तो फोकस अपनी पॉइंट पर ही कर रहा है जहां पर करना है, लेकिन इसका साइज क्या हुआ? बढ़ गया। और किसके कारण बढ़ता है? नेचुरल, या तो बर्थ के टाइम पे बढ़ जाता है, बर्थ में कोई डिफेक्ट आ जाए बर्थ के टाइम में, या फिर कोई जेनेटिक्स के कारण बढ़ता है। लेकिन जो दूसरा डिफेक्ट है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, इसका डिफेक्ट क्या है? ये तो हमारी गलती से होता है ये, और वो हमारी गलती किस टाइप से है? जैसे हम ज्यादा अपनी आई को यूज करते हैं किसमें? टीवी देखने में, लैपटॉप का यूज करने में, मोबाइल का यूज करने में, उनके रेडिएशंस हमारी आई लेंस पे जाते हैं और हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को वीक कर देते हैं, जिसके कारण हमारी आई लेंस को जहां पे चीज को फोकस करना चाहिए रेस को, वो वहां पे फोकस नहीं करती, आगे पीछे फोकस कर देती, जिस कारण ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है। इसलिए हमें ये जो हमारे हैं टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनका कम यूज करना चाहिए। आजकल देखा आपके जो आजकल फिलहाल जनरेशंस हैं, स्पेक्स बहुत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मली स्पेक्स लग रहे हैं बच्चों के, और इससे पहले वाले जनरेशंस के, आपके दादा के, परदादा के, उनकी स्पेक्स काफी कम थे, लेकिन फिलहाल स्पेक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, तो हमारे रेडिएशंस आई पर पड़ते हैं, रेडिएशन का उनकी जो आई लेंस है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जब कमजोर होगी तो प्रॉपर टाइम में वो फोकस नहीं कर पाता, हो जाता है। अब इसकी करेक्शन कैसे की जाती है? करेक्शन करने के लिए इस करेक्टेड बाय कंकेव लेंस। कंकेव लेंस में करेक्ट कैसे करेंगे? देखो जो कंकेव लेंस है वो हमारी कैसी है, किस टाइप की? उसका दूसरा नाम क्या? कंकेव डाइवर्जिंग लेंस है। कंकेव लेंस आपकी ऐसी होती है, हमने पहले पढ़ रखा है पहले वाले चैप्टर में, और जो लाइट रेस इसकी पैरेलल आ रही है ये क्या करती है? इसको डाइवर्ज कर देती है, ये डाइवर्ज कर दिया लाइट रे को। तो कंकेव लेंस की स्पेक्स हमने लगा ली, क्या लगाए? कंकेव लेंस के स्पेक्स, कंकेव लेंस के चश्मे लगा लिए, इस को दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। जब कंकेव लेंस के हम स्पेक्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की ये लाइट रेस हमारे पास में आ रही है और यहां पर आकर ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज। जो जितना एरिया ये इतना था, जहां पर इमेज नहीं बन रही थी रेटिना पर, इतना एक गैप बन रहा था, तो डाइवर्ज होके ये आपकी ऐसे फैल जाएंगे और इस एरिया को कवर कर लेंगे और रेटिना पर आकर आपका ये फोकस होगा और यहां पे आपकी इमेज क्लियर ऑब्जेक्ट की बनके तैयार हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंकेव लेंस वी कैन रिमूव दिस defect by using the specs of concave lens. Okay, this first defect we have completed.
नाउ वी आर टेकिंग वन न्यूमेरिकल ऑन मायोपिया। मायोपिया पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ जाते हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल पार्ट भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जैसे आपका द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मायोपिक जो पर्सन है उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर दे रखा है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट। आपकी पावर लेंस की क्या होगी और लेंस का नेचर क्या होगा, वो चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो मायोपिया जो होती है डिफेक्ट, अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमें नियर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता था लेकिन फार डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता था। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी, उस पर, इंफिनिटी पर। तो इस केस में u इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया u। और इमेज की पोजीशन कहां दे रखी है इसमें, -80 सेंटीमीटर। f निकालना है, लेंस का फार्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू -1/80 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, यहां तो हमने वैल्यू 0 पुट कर दी। -1/80 f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर आ गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीजें डिनोमिनेटर में थी रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में हमने पहुंचा दी। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में पावर निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, पावर। अब पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर, हमने पहले पढ़ लिया है। जो डायप्टर यूनिट होती है, डायप्टर यूनिट को हम कब लेते हैं, जब फोकल लेंथ उसकी किसमें हो, मीटर में हो। तो फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में निकली है, इसको हमें सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80/100 इसको हम डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये हमारी किसमें आ गई, मीटर में आ गई, -0.8 मीटर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर। फोकल लेंथ किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। p इज इक्वल टू -1/08, p इक्वल टू -10/8। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, -1.25 डायप्टर आएगी। न्यूमेरिकल आपके इसी टाइप के आएंगे, इस हिंट को बस ध्यान रखना, उसमें u आपको इंफिनिटी पे लेनी है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपका v होगा, 80 दे रखा होगा। और जो चीज उसमें फाइंड आउट करनी है आप आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान दो, एक कभी न्यूमेरिकल ऐसे भी आ जाते हैं जिसके अंदर उल्टी चीज फाइंड आउट करवा लेते हैं। उसके अंदर पावर दे रखी होती है, पावर दे रखी होती है और उसके अंदर आपको हिंट निकाल के पावर निकालनी है। माइनस प्लस में ये पावर आपकी उसकी मायोपिया की दे रखी है, कनकेव की दे रखी है, कन्वेक्स लेंस की दे रखी है। उसके बाद में पावर निकाल के यू हैव टू देन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। इसको उल्टा करा देते हैं, हम यहां से आए किस किस न्यू करेंगे, नीचे से ऊपर चलवा देते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपका पावर दिया होगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन और जो अभी मैं आपको बता रहा हूं पावर दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर और आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट दे रखे होंगे, उसमें सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट वी आर टेकिंग हाइपरमेट्रोपिया। देखो जैसे मैंने आपको हिंट मायोपिया की दी थी, उसी हिसाब से मैं हाइपरमेट्रोपिया की देता हूं। h लॉन्ग का मतलब दूर, जो चीज ब्रैकेट में है उसको हम क्लियर देख पाएंगे और जो चीज नहीं है ब्रैकेट में उसको क्लियर देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसमें हमें दूर का ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और याद करने का तरीका भी सिंपल सा है। h का मतलब हाई, L का मतलब लॉन्ग, जो चीज यहां पे लिखी है वो हमें दिखाई देगी और जो चीज नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देगी। इस केस में इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द रेटिना। सेम जो डिफेक्ट होते हैं कॉज इसके अराइज इसी कारण होते हैं, या तो इसकी आईबॉल शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट किस कारण होती है, या तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण होती है या बर्थ के टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बर्थ पर इसकी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट के कारण इमेज इसकी पीछे चली जाती है। लेकिन जो इसका ये है कन्वर्जिंग वाला, आई लेंस वाला, ये किसकी वजह से आती है कमी, ये हम लोग की वजह से आ जाती है। इस मैंने पहले डिस्कस किया था, हम ज्यादा टीवी देखें, मोबाइल यूज करें, ऐसे काम करें जिसपे आंख पे हमारा रेडिएशन ज्यादा पड़े और ज्यादा रेडिएशन से फिर हमारी जो आंख की फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो वीक हो जाती है। वीक होने के कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती। इसकी अब लेते हैं हम नेक्स्ट हम करेक्शन पर। करेक्शन क्या है इसकी, करेक्शन इसको हम करेक्ट करते हैं स्पेक्स किसका लगाकर, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस की स्पेक्स लगा के इसको हम सही कर सकते हैं। वो किस टाइप से सही कर सकते हैं, जैसे करेक्टिव आई दे रखी है। कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वर्ज करना लाइट रेस को। जो लाइट रेस हमारा इतना डिस्टेंस कर रही थी, अगर ये यहाँ पे फोकस कर दे, आगे इसके फोकस कर दे, तो इमेज इसके रेटिना पर ही बन जाएगी। और ये किसके कारण होगा, कन्वर्ज के कारण। तो इसमें हम कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करती है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देती है और ये यहां से इसने कन्वर्ज करना स्टार्ट कर दिया,
जो इतना गैप इसका एक्स्ट्रा निकल रहा था वो इसने रेटिना पर ही लेकर आ गई, जिस कारण इमेज हमारी कहां पर फॉर्म होगी, रेटिना पर फॉर्म होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से इस डिफेक्ट को हम रिमूव आसानी से कर सकते हैं। Now we are taking the one numerical on hypermetropia. The near point of hypermetropic eye is 1 meter. हमें पता है नियर पॉइंट कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई का, एडल्ट का। What is the nature of the power of lens? पावर ऑफ लेंस निकालनी है, कहने का मतलब ये है। अब इसमें देखो u कितना दे रखा है हमारा -25, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की क्या डेफिनेशन थी, अभी हमने डेफिनेशन पहले उसकी डिस्कस कर ली है। u उसके अंदर आपका -25 सेंटीमीटर है, उसमें हम दूर की चीज को, फार ऑब्जेक्ट को हम क्लियर, उसमें हम दूर की चीज को देख पाते थे, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट था उसको नहीं देख पाते थे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नियर था, इसलिए हमने -25 ले लिया। और v हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मीटर दे रखा है, माइनस भी आएगा v है। तो इसको मीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। हमें f फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/v - 1/u = 1/f। इनकी सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास में इतना आ गया यहाँ पर -1/100 प्लस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, -1 + 4/100 1/f = 3/100 आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको क्या किया, ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे किस में आना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब लाएंगे तो ये चीज आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये क्वांटिटी किस में है, हमारी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे करके इसको लिख देंगे 33.3, जब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे 33.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ हमारी किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए। तो मीटर में लाने के लिए फोकल लेंथ को जब हम इस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, f = 33.3/100, तो अब हमारे पास में ये क्वांटिटी मीटर में आ चुकी है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर। p = ये वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट रिमूव कर दिया, ऊपर 100 आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 3.0 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स करके आप इसको आगे और भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं इसको। जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता जाता है, ओल्ड एज की स्टेज में आता है, तो उसका जो नजदीक की चीज है उसको वो क्लियर देख नहीं पाता और दूर की चीज को देख पाता है, यही आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसके अंदर जो अकोमोडेशन होती है पावर ऑफ लेंस की, वो लूज होने लगती है, लॉस होने लगती है, उसके कारण वो देख नहीं पाता। और भी उसकी एज बढ़ जाती है तो नजदीक और दूर की चीजों को दोनों को नहीं देख पाता है क्लियरली। लेकिन इसकी जो करेक्शन होती है, कॉज किस कारण से होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल, जो हमारी सीलरी मसल से वीक हो जाती है, इस कारण होता है। और जो आई लेंस है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं तो उसमें हम नजदीक की चीज को क्लियर देख नहीं पाते, लेकिन दूर की चीज को हम क्लियर देख पाते हैं। तो उसके लिए करेक्शन हम किस लेंस से करते हैं, कन्वेक्स लेंस से। तो इसको प्रेसबायोपिया को हम करेक्ट कन्वेक्स लेंस से किया जाता है। लेकिन बहुत से केसों में ज्यादातर ऐसा भी हो जाता है, आदमी की एज और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें ना तो नजदीक की चीज देख पाता है ना ही दूर की चीज देख पाता है। तो उस केस में उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया दोनों चीज डिफेक्ट हो जाते हैं। और जब दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, ऐसे में वो पर्सन आप बाइफोकल लेंस का यूज करता है। तो बाइफोकल लेंस के अंदर स्पेक्स में दोनों टाइप के इसको लग जाते हैं। स्पेक्स में लेंस ऊपर वाले पार्ट में कनकेव होता है, नीचे वाले पार्ट में उसका कन्वेक्स होना है। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखना, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं बाइफोकल, चलो वो आंसर सही माना जाता है, उसे सही भी कर देते हैं। तरीका तो ये, जैसे ही वो स्टेप करता है ओल्ड एज में, सबसे पहले उसको नजदीक की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती, सबसे पहले ये डिफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में एज और ज्यादा उसकी बढ़ती चली जाती है, फिर उसको जरूरी नहीं है हो दूसरा डिफेक्ट भी हो सकता है। जब दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में, ओल्ड एज की कंडीशंस में हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो आपको यंग एज में भी हो जाते हैं, आपकी चाइल्डहुड में भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये आपका प्रेसबायोपिया आपका ओल्ड एज में ही स्टार्ट होता है। और जब इसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं तो उस केस में कनकेव और कन्वेक्स लगाते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, प्रेसबायोपिया में मैंने लिखा है जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एक में इलोंगेशन हो जाती है आई बॉल, एक में आई बॉल आपकी शॉर्ट हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता
कि एक आंख के अंदर ये दोनों चीज हमारी साइमल्टेनियसली होती रहे एक आई के अंदर, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। एक में एक डिफेक्ट हो जाता है, एक में दूसरा डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से वो चश्मे उसी स्पेक्स के हम स्पेक्स उसमें यूज कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक में ही अब मायोपिया हो गया, थोड़ी देर बाद उसमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, अब आई बॉल हमारी छोटी होगी, फिर आई बॉल हमारी बड़ी हो जाती है, तो ऐसा इसमें इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा प्रेसबायोपिया डिफेक्ट है, इसका दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं। एक आपका लास्ट है क्या, कटरैक्ट। कटरैक्ट क्या होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण हमारी जो आई लेंस है वो आपकी धीरे धीरे क्लाउडी बन जाती है। क्लाउडी का मतलब जैसे ये आई लेंस है, इस पर एक मेम्ब्रेन सी डिपॉजिट हो जाती है इस आई लेंस में, और इस मेम्ब्रेन डिपॉजिट होने के कारण फिर हमें हर ऑब्जेक्ट आपका ब्लर्ड धुंधला दिखाई देता है, दो इमेज दिखाई देंगी या धुंधला दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, उसी को हम ब्लर्ड कहते हैं। इसका कारण क्या है, अभी हमने बता दिया, वो आई लेंस आपकी क्लाउडी बन जाएगी, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन डिपॉजिट हो जाती है, जैसे आई लेंस थी, मैंने डॉट करके बना रखा है, इसमें हल्की सी मेम्ब्रेन सी डिपॉजिट हो जाती है, जैसे अनियन के ऊपर उस प्याज की जो झिल्ली होती है, ऑनियन पील होती है, वो डिपॉजिट होती है, ऐसे सेम इसमें डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख नहीं पाते, उसकी दो इमेज या धुंधली इमेज दिखाई देती है। इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, इसका एक ही करेक्शन है, इसको हम सर्जरी से दोबारा कर देते हैं, ऑपरेशन करके इस लेंस को हटाकर नया लेंस इसी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं और हमारी कटरैक्ट रिमूव हो जाती है, कटरैक्ट की डिजीज हमारी फिर खत्म हो जाती है।